बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं डॉक्टर हनीफ़ मलिक। आपको इस वक्त हम लिए चलते हैं फ्लेटीज़ होटल लाहौर में, जहां पे करशी लेबॉर्ट्री वालों की एक तकरीब जारी है। तकरीब के बराह रास्त मनाजिर से हम आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बज़्म करशी 2022 में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी बज़्म करशी ऑर्गेनाइज़र्स का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया that I can express myself and my point of view about my profession। जब भी हम कोई इवेंट किसी पर्सनैलिटी की याद में रखते हैं तो हमारी कोशिश और उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लें या मोटिवेशन लें कि उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान क्या कोशिश की, किस मिशन पे काम किया और उन्होंने क्या हासिल किया। हम उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी किसी पर्सनैलिटी की रखते हैं। अब या तो हम उनकी लाइफ को डिस्कस करके उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो उन्होंने मिशन, जिस सोच पे काम किया, उस सोच को आगे रखते हुए हम आज के तकाज़ों को पूरा करें और उनसे रिलेट, उस सोच से रिलेट कर पाएँ और अपने गोल उस सोच को मद्देनज़र रखते हुए सेट करें, ताकि हम उनके साथ खुद को रिलेट करें इस दौर में। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्योर विद नेचर और नेचुरोपैथी या ट्रेडिशनल मेडिसिन की ज़रूरत और अहमियत पे। और आई थिंक ज़रूरी सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ होती है जो अहम होती है, और किसी चीज़ को अहम क्या चीज़ बनाती है, जो उसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती है, What makes it different from others। जो चीज़ आपको या किसी प्रोफेशन को दूसरों से डिफरेंट करती है या उसको स्पेशलाइज करती है, वही उसको अहम बनाती है। और अगर कोई चीज़ अहम हो तभी वो चीज़ सोसाइटी के लिए ज़रूरी भी बन जाती है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी अपनी प्रेजेंटेशन में उमर साहब नेक्स्ट, जिसके ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देना है अबाउट यूनानी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी इम्पोर्टेंस और रिक्वायरमेंट इन रीसेंट टाइम्स क्या हैं, और हमारे ग्लोबल लेवल पे इस प्रोफेशन की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं, जो बड़े इदारे हैं, जो सुप्रीम इदारे हैं, इस प्रोफेशन को किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि WHO है। और WHO ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन को देखते हुए, उन्होंने क्या इस तरह के कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे जाके हम अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकते हैं, और जहाँ पे ग्लोबली सब हमें जाके सर्च करते हैं और देखते हैं कि नेचुरोपैथी क्या है। सबसे ज़्यादा वैलिड वही चीज़ होगी जो WHO या WHO के ज़रिए कोई चीज़ रिप्रेजेंट की जाएगी, उसी की वैलिडेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो क्यों ना हमें उन स्टैंडर्ड्स का पता हो जो WHO हमारे बारे में या ग्लोबली नेचुरोपैथी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा है या बता रहा है या कितनी रिकॉग्निशन दे रहा है हमारे इस प्रोफेशन को। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरोपैथी वर्सेस कन्वेंशनल मेडिसिन। कन्वेंशनल मेडिसिन से ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन मुराद होगा एलोपैथी। कन्वेंशनल मेडिसिन इंटरनेशनली एलोपैथी को ही कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट करें। अब यूनानी मेडिसिन की जो डेफिनेशन WHO पेश करता है, वो कहते हैं कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर विद अ डीप हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल फिलोसफीज एंड प्रैक्टिसेस, मेडिकली ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स एंड ब्रेथ ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शन टू सर्व द पेशेंट। अब इसमें वो सारी फिलोसफीज शामिल होंगी जो कि हिस्टोरिकली अगर हम उसको सर्वे करें तो साल हर साल से
वो चलती आ रही हैं और अपने क्लिनिकल आउटकम्स की बेस पे वो मानी भी जाती हैं। नेक्स्ट करें। दीज आर द 6 नेचुरोपैथिक या ट्रेडिशनल मेडिकल के जो प्रिंसिपल्स हैं, I mean these are those 6 principles which are internationally known to us and to everyone. अगर आप एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन हैं तो you are supposed to follow these 6 principles while you are practicing your medicine, you are doing your practice। तो आपको ये 6 प्रिंसिपल फॉलो करते हुए अपने जो भी आपके पास पेशेंट आएगा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उसने गूगल रिसर्च की होगी, वो आपके बारे में जो नॉलेज बता रहा है इंटरनेशनली या ग्लोबली वेबसाइट पे, वो चाहेगा कि ये 6 प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप उनका इलाज करें। इन 6 प्रिंसिपल्स को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथिक फिजिशियंस और द कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है। मैं ये 6 प्रिंसिपल आपको इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि ये इन 2 एसोसिएशंस ने अप्रूव किए हैं जो कि यूरोपियन एसोसिएशंस हैं। मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हम ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस ये सारी 6 प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल है डू नो हार्म टू द पेशेंट। इसका मतलब है कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट, कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ आपकी मेडिसिन में नहीं होनी चाहिए। इसको जितना हो सके आप नेचुरल बनाएं और लीस्ट टॉक्सिक बनाएं। ये हम फॉलो करते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान और करनी चाहिए, क्योंकि आपका पेशेंट मुल्क दुनिया के किसी हिस्से में भी होगा, वो एक नेचुरोपैथ फिजिशियन से ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके जो मेडिसिन दे रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से होनी चाहिए और उसको उससे किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा प्रिंसिपल है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। द हीलिंग पावर ऑफ नेचर से मुराद है कि आप जहाँ तक हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें, पेशेंट की अपनी बॉडी ज़्यादा लड़े मर्ज के खिलाफ और उसको कम से कम मेडिसिन का सहारा लेना पड़े। थर्ड प्रिंसिपल है, ये भी हम फॉलो करते हैं और हमें बड़ा वाज़ेह तरीके से पता है कि हमने कोई इम्यून सिस्टम पे पहले काम करना है, मर्ज पे, उसके बाद मर्ज पे और इम्यून सिस्टम पे, दोनों पे इकट्ठे काम करना है। तीसरा प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई द एंड ट्रीट द कॉज। बजाय इसके आप सिम्टम को देखें, पहले हमें कॉज को देखते हुए होलिस्टिकली पूरी बॉडी को आपने उसके मेंटल हेल्थ से लेके उसकी फिजिकल हेल्थ से लेके हर तरह के एलिमेंट को अपने जहन में रखना है, ना कि सिर्फ आप उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे काम करें। 5th प्रिंसिपल है ट्रीट द होल पर्सन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है तो उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी कितना वो अनस्टेबल फील कर रहा है मेंटली, वो भी आपको साथ रखना है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको सिर्फ नौजिया हो रहा है तो नौजिया ठीक हो जाने से वो आदमी ठीक नहीं हो जाएगा जब तक हमें उसकी प्रॉपर कॉज ना पता हो। और आखिरी प्रिंसिपल है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द अल्टीमेट क्योर। आप कोशिश करें कि अगर परहेज से इंसान ठीक हो सकता है तो फिर कोई भी मेडिसिन उसको ना दें। ये 6 प्रिंसिपल हैं जो इंटरनेशनली ग्लोबली हम अगर बाहर यूएई में कहीं जाएं तो वो वहाँ भी यही प्रिंसिपल फॉलो हो रही हैं जो ये मैंने 6 प्रिंसिपल का जिक्र किया है। नेक्स्ट करें। अब इस स्लाइड में बताया गया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इज द आर्ट एंड साइंस। व्हाई दे कॉल्ड इट एन आर्ट। आर्ट क्यों कहा है? एक मेडिकल साइंस को आर्ट इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड, बहुत ही यूँ कह लें कि आपके पास क्रिएटिविटी दिखाने के चांसेस होते हैं। आपके पास चॉइस होती है कि सिर्फ मेडिसिन नहीं है अल्टीमेट हेल्थ। आप उसको जो सारे ऑप्शन बताए हैं, प्रोबायोटिक दे सकते हैं, आप उसकी इम्यून सपोर्ट से हल कर सकते हैं, आप नॉन फार्माकोलॉजिकल कोई टेक्निक्स होती हैं जैसे रेजिमेंटल थेरेपीज होती हैं, जो एरोमा थेरेपी होती है, कुछ इस तरह की नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिसमें मसाज आ जाता है, कपिंग आ जाती है और इसके अलावा हमाम और डिफरेंट रेजिमेंटल थेरेपीज हैं, उनके ज़रिए भी हल कर सकते हैं मसले को।
आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, डाइट थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके लाइफस्टाइल और बिहेवियरल उनको एडवाइस दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस के साथ जब हम चल रहे होते हैं तो फिर वो जो प्रोफेशन है वो आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं। आपको इतनी चीज़ों में से कुछ एक जो बेस्ट होता है उस पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए, जिसमें उसको मिनिमल इंटरवेंशन करनी पड़े आपको, वो आप करें। और कस्टमाइज्ड केयर होती है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरह का नुस्खा हर पेशेंट पे अप्लाई करें। हो सकता है कि एक पेशेंट को दूसरे के मिजाज के अकॉर्डिंग वो नुस्खे में वेरिएशन आए। अब इसके 3 कंपोनेंट हैं, नेचुरल मेडिसिन प्रोडक्ट्स पे और नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे, और काउंसलिंग कर सकते हैं हेल्थ एंड लाइफस्टाइल इश्यूज पे। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेडिसिन इन मॉडर्न टाइम्स। आज के दौर में ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज अ प्राइमरी केयर एंड डिजीज प्रिवेंशन। ये स्लोगन है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इसको अगर हम जितना मर्जी इसको डिफेंड करने लग जाएं या हम कहें कि हम बहुत हमारी लिमिटेशंस प्राइमरी से जाके हम कोई सर्जरी भी कर सकते हैं, अभी तक जो है प्राइमरी केयर एंड डिजीज प्रिवेंशन की हद तक ये सर्टिफाइड चीज़ है, ये वैलिडेटेड है बाय WHO। वर्ल्ड वाइड ओवर 98 कंट्रीज ऐसे हैं, 90+ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि नेचुरोपैथी को रिकग्निशन दे चुके हैं और अब WHO को अपनी डिफरेंट थीसिस जो है जमा करवा चुके हैं अब उस बेस पे कि हमारे मुल्क में कहाँ तक ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉल करती है। और उनके 36% ऑफ ऑल कंट्रीज एवरी वर्ल्ड वाइड के हर रीजन में जो नेचुरोपैथी प्रैक्टिस की जा रही है उनमें 98 कंट्रीज हैं और हर कंट्री की 36% जो पॉपुलेशन है वो इससे इस्तेफादा कर रही है। Again, naturopathy is the distinct system of tradition and complementary medicine recognized by WHO. Next है the World Naturopathic Federation। ये बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि ये वो फेडरेशन है जो इंटरनेशनली WHO के अंडर काम करते हुए हमें रिप्रेजेंट कर रही है। और बहुत से मुल्कों ने, इवन हमारे रीजन में से कई मुल्कों ने एशिया में से कि इनको जमा करवाए हैं अपने प्रोग्रेस, जो कि डिफरेंट एसोसिएशंस ने, जैसे इंडिया ने अब की एसोसिएशन जो नेचुरोपैथी की काम कर रही है उनके मुल्क में, उन्होंने अपना पूरा डिटेल्ड वर्कअप उनको जमा करवा के बताया है कि हमारे मुल्क में क्या स्टेटस है नेचुरोपैथी का। और वर्ल्ड नेचुरोपैथी जो फेडरेशन है वो उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती है। क्यों? ताकि पूरे दुनिया को पता चले कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने सबमिट कराया कि वहाँ पे क्या क्या नेचुरोपैथी का स्टेटस है और वो कहाँ तक उस स्टेटस को लेके जा रहे हैं, उनकी एम्बिशन आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं और उनके मुल्क में नेचुरोपैथी का क्या स्टैंडर्ड है। इसलिए हम जमा करवाते हैं अपने मुल्क की पूरी इंफॉर्मेशन WHO को, ताकि वो पूरी दुनिया में ग्लोबली हमें रिकग्निशन मिले और लोग इससे अवेयर हों हमारी प्रोग्रेस से। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचुरोपैथिक रेगुलेशंस। जितना आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बेहतर से बेहतरीन करना ज़रूरी है, उतना ही वो जो ग्रेजुएट्स आपके फील्ड में आ रहे हैं उनके ऊपर चेक रखना कि आया उनको जो हमने सिखाया है वो हमारे लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए रूल्स को फॉलो। ये हर प्रोफेशन में होता है कि रेगुलेशंस का होना उतना ही ज़रूरी है जितना एक आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का, एजुकेशनल मॉडल का, एकेडेमिया का बेहतर होना ज़रूरी है। तो ग्लोबली नेचुरोपैथिक रेगुलेशंस जो देख रहे हैं WNF, जो कि वर्ल्ड नेचुरोपैथिक फेडरेशन है, वो क्या देखता है कि रेगुलेशंस उसमें जब कोई उनको सबमिट करवाता है अपने मुल्क का स्टेटस ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो उसमें एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स देखता है। सबसे पहले इनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में सिर्फ आपका वो कोर्स वर्क नहीं आता, आपकी उस पूरा कोर्स के अंदर ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड होती है। एक वो ये देखेगा आपकी अपनी रेगुलेशंस के दौरान, दूसरा वो देखेगा इनके पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रही है इस प्रोफेशन को। सेकंड वो ये देखेगा,
थर्ड वो देखेगा कि बाकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एक अगर बात कर रहे हैं कोई नेचुरोपैथी की, तो उसमें एक से ज़ायद शोबादार आते हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, रेगुलेशंस, सब कुछ कौन बताता है WNF को? वो बताता है उस मुल्क का जिस मुल्क की वो फिगर्स बता रहे हैं, वो प्रोफेशनल नेचुरोपैथिक एसोसिएशन। हमारे यहाँ MCT वो एसोसिएशन है जो ये काम कर रही है, और वो रेगुलेशंस पे भी काम कर रही है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी काम कर रही है, और हमारी हुकूमत उससे लिंक है। उसके बाद है for those countries and regions that do not yet have regulations, the WNF encourages the Professional Naturopathic Association। अगर जिनके पास वो रेगुलेशंस नहीं बने हुए अपने मुल्क में, लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन फिर भी चल रही है, तो WNF उनको इंकरेज करता है। आगे चल के मैं WNF का मिशन भी बताऊंगी कि वो किस मिशन पे काम कर रहे हैं। WNF उनको इंकरेज करता है कि आप वेल गवर्नेंस एक्टिविटीज़, सेल्फ गवर्नेंस इस तरीके से होगी जब तक वो रेगुलेशन उनकी अपने मुल्क की, डिफरेंट मुल्कों की एसोसिएशन उस पर काम नहीं करेंगी, तभी सेल्फ गवर्नेंस होगी। WNF सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपके रेगुलेशंस में कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। अगर आपकी एसोसिएशन उस पर काम करी है, वो बस उसको पोर्ट्रे करेगा पूरे ग्लोबली। नेक्स्ट है द मिशन ऑफ WNF, वर्ल्ड नेचुरोपैथिक फेडरेशन का मिशन क्या है? नंबर 1 है सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरोपैथी, ये नेचुरोपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, इसकी ग्रोथ और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना। सेकेंड है सपोर्टिंग द अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस एंड रिकग्निशन ऑफ नेचुरोपैथी। नंबर 1 उन्होंने कहा है ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी पे वो उसको इनकरेज करता है, उसको सपोर्ट करता है। इनकरेज और सपोर्ट करने का मतलब है कि वो आपके बिहाफ पे पूरी ग्लोबली आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, आपको रिकग्नाइज कर सकता है। लोग उनकी वेबसाइट पर जाके ग्लोबली आपको देखेंगे, तो वो ग्रोथ और डाइवर्सिटी पे को सपोर्ट करता है। दूसरा, अगर आप अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस कर रहे हैं और रिकग्निशन होगी आपकी नेचुरोपैथी में, तो वो उसके थ्रू होगी। दूसरा है प्रमोट करता है, WNF का मिशन है कि एक्रेडिटेशंस एंड हाईएस्ट एजुकेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करना। थर्ड है encouraging the naturopathic research। फिर है establishing and maintaining a database of naturopathic organizations, regulations, accreditations and conferences and research activities, उसकी database को prepare करना। फिर है working, WNF का काम ये भी है कि working with world agencies like the World Health Organization and United Nations जैसे UNESCO, इसके साथ वो एफिलिएटेड है। WNF आपकी नेचुरोपैथिक फेडरेशन, वो इन 2 इदारों के साथ एफिलिएटेड है और उनके साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट करें। कि एशिया और कनाडा में क्या एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस चल रही हैं, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन सा 4 इयर्स वो बैचलर्स प्रोग्राम करवाते हैं और उनकी रेगुलेशन किस एसोसिएशन के थ्रू है। ये WNF की वो उनकी वेबसाइट से ली गई है कि उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है, अगर हम जमा करवाएंगे तो हमारे भी इस तरीके से वो अपनी रिकग्निशन करेंगे। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज आगे। अब जो हमारे इधर मेडिसिन यूज़ होती हैं या इंटरनेशनली भी, उसमें क्या होता है कि हमारी ऑलरेडी मेडिसिन इन प्रैक्टिस में है और वो उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, हमें ऑलरेडी उसके आउटकम्स पता हैं और उन आउटकम्स को देखते हुए हम उसकी अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसको पहले उसके आउटकम्स देखें। जो नॉर्मली रिसर्च होती है किसी भी मेडिसिन को बनाने से पहले, वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, इन विट्रो और इन विवो उसकी सारी स्टडी की जाती है, फिर उसको क्लिनिकल स्टडीज़ में लाया जाता है, फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाया जाता है। लेकिन जो हर्बल मेडिसिन की रिसर्च हुई है आज तक, उसमें पहले हमें जो नुस्खा जात हमारे चल रहे थे ऑलरेडी, वो प्रैक्टिस में थे, उसके आउटकम्स हमें पता थे। उन आउटकम्स को देखते हुए उनको जब उनका इतना अच्छा इफेक्ट देखा, फिर उनको क्लिनिकल स्टडीज़ उन पर की गई और उसके बाद उन पर प्री क्लिनिकल स्टडीज़, फिर उन पर प्री क्लिनिकल स्टडीज़ का मतलब है कि हम
स्टडी करी उस पर या लैब की स्टडी उस पर एंड पे की गई, ताकि हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाइंड आउट कर सकें। और ये इसकी स्ट्रेटजी है रिवर्स रिसर्च स्ट्रेटजी, जो हमारे मेडिसिन को इवेलुएट करने के लिए की जाती है। आगे करें, नेक्स्ट इसे ये दूसरा सेक्शन है मेरी प्रेजेंटेशन का, जिसमें तिब्बी इलाज की अहमियत बताई गई है। नेक्स्ट करें। इसमें अगर हम सिर्फ पाइल्स की बात करें, जो कि और भी हज़ारों एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन इसमें एक एग्जांपल ये है कि इसमें हमारे पास कितनी मल्टीपल चॉइसेस हैं कि हम इसके अंदर कोई जो ऊपर वाली चीज़ सारी हर्ब्स हैं उनको हर्बल रेमेडीज़ को शो कर रही हैं जो नॉर्मली यूज़ हो रही हैं, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने आगे बताऊंगी मैं। इन हर्बल रेमेडीज़ के अलावा हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस की जो ऑप्शन है वो नीचे दी हुई है। हर्बल रेमेडीज़ में हमने इसबगोल, त्रिफला, तुखमे गाजर, टर्मेरिक, आगे फ्लैक्स सीड दिए हुए हैं, उसके बाद क्यूमिन है, उसके बाद एलोवेरा है। अब ये जितनी ऑप्शंस हैं हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, हर एक डिफरेंटली एक्ट करता है। जो पाइल्स के दौरान जैसे आप सबको पता है कि वीनस कंजेशन और वीनस जो ब्लड फ्लो है वो हिंड्रेंस उसमें आती है, और उसमें वीनस वॉल्स जो हैं वो बेटर काम नहीं करती और वो स्ट्रेंथन नहीं रहती। अब ये सारी जो हर्ब्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और हर पेशेंट पे हम डिफरेंटली, हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक लेग्जेटिव है हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो मैंने सिर्फ जिक्र किया ये 8 से 10 लेग्जेटिव्स हैं, और जो वो सिर्फ लेग्जेटिव एक्शन नहीं करते, वो आपके वीनस वॉल की स्ट्रेंथ पे भी काम करते हैं। नीचे हम उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उनको डिफरेंट ग़िज़ाएँ बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया सीजम सीड्स हैं, इसमें हम नट्स हैं, और इसके अलावा फिग्स हैं, और हाई फाइबर डाइट है, उसकी हम उसको काउंसलिंग करके उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। आगे करें। ये वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिस पे हम इसबगोल काम करता है। ये प्रॉपर रिसर्च स्टडी के बाद सिर्फ उतना मैंने आपको बताया है जिस पे वो काम करके हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको स्टडी किया गया और क्या उसके हमें पीछे उसकी साइंस क्या है काम करने की। उसके अलावा त्रिफला का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हुआ है, त्रिफला में जो नॉर्मली हम हर त्रिफल में डालते हैं। इसके अलावा हॉर्स चेस्टनट्स है, शाहबलूत है, ये शाहबलूत का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है कि किस तरीके से वो वेसल वॉल की स्ट्रेंथ पे काम करता है, और ना सिर्फ पाइल्स बल्कि वेरिकोज वेन्स उसमें भी ये कितना इफेक्टिव है। और इसके अलावा विच हेजल्स है, ये भी हर्ब है, ये भी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसके अंदर जो टेनिन्स पाए जाते हैं व्हेन दे अप्लाइड डायरेक्टली, ये टॉपिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है विच हेजल्स, और नॉर्मली खाने में भी यूज़ होता है एज अ ड्रग भी। आगे करें। ये हर्बल रेमेडीज़ हैं जो कि नॉर्मली पाइल्स के लोगों को काउंसलिंग करके हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेके भी बता सकते हैं। उसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं, वो थेरेपीज़ होती हैं जो रेजिमेंटल, वो ऐसी टेक्निक्स होती हैं जैसे हम योगा की टेक्निक्स कह लें या सिट्स बाथ होता है। पाइल्स के दौरान हम उनको एक ख़ास तरह की एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, और साथ उनको सिट्स बाथ जो कि डिकॉक्शन होती है नीम की और हल्दी की, वो डिकॉक्शन में सिर्फ बात बताया जाता है। अब ये सारी मल्टीपल इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं जो सब मिलके एक हर्बल थेरेपी को एक कंबाइनली बता रही हैं। अब आगे करें। इसमें 3 हैं ऑप्शंस जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताई, हर्बल थेरेपी के बारे में बताया, और डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया। अब हमारी फील्ड डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें मिलके एक पेशेंट को हमारे पास ज़्यादा चॉइस है, हमारे पास एक डाइवर्स और मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम एक पेशेंट को बता सकते हैं जो उनके मिजाज के अकॉर्डिंग उनके लिए प्योरली सूटेबल है, और हम मिनिमल से मिनिमल ऑप्शन पे भी जा सकते हैं और फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम पे जा सकते हैं। मिनिमल से मिनिमल ये है कि हम सिर्फ उनको डाइट बता दें जिनको दवा की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उनको वो चीज़ बताएं, हमारे पास इतनी ऑप्शंस होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि हम उनको किसी किस्म का हार्मफुल चीज़ ना हो, उनके लिए इजी टू प्रैक्टिस, उनके लिए लेना इजी हो, उनके लिए उतना इफेक्टिव हो, और जितनी उनकी
सिम्टम है उतनी ही हम उसको दवाई दें। अगर कोई पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनको किसी भी किस्म की कोई दवाई या कोई और चीज़ दें। ये भी इसी थेरेपी में बताया गया। आगे करें। ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनको हम चूज़ करते हुए एक कंप्लीट हर्बल थेरेपी के दौरान इनमें से कोई एक चीज़ भी किसी एक पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम ये हर एक ऑप्शन को लें और फिर एक मरीज़ का इलाज करें। हो सकता है कि सिर्फ हम काउंसलिंग से ठीक कर दें, हो सकता है हमें हर्ब्स कोई देनी पड़े, कोई एक सिंगल हर्ब देनी पड़े, हो सकता है हमें कॉम्बिनेशन देना पड़े, और हो सकता है जो हमने पहले मरीज़ को कॉम्बिनेशन दिया था उसमें से कुछ चीज़ें कम कर दें, हम सिर्फ दो कोई सी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन दे दें। अब ये सारी चीज़ें या फिर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको बता दें। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस इलाज की खुसूसियत ये है कि ये इतनी चीज़ें इसमें डाइवर्सिफाइड हैं कि हम उसको इजीली अपने पेशेंट की सिम्टम को देखते हुए उसको लेस हार्मफुल बना सकते हैं। यही इसकी खुसूसियत है। और आज का मेरी प्रेजेंटेशन का यही पर्पस था कि मैं बताना चाहूँ कि ग्लोबली हम लोगों को दुनिया किस नज़र से देखती है और हमारी स्पेसिफिसिटी या हमारी खुसूसियत क्या है, हम क्यों अहम हैं और हम क्यों डिफरेंट हैं। और इस वजह से हम आगे चल के इस चीज़ को मज़ीद इंडोर्स कर सकते हैं कि हम इस पर काम करें जो हमारी मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करे और हमें इम्प्रूव करे, हमारी जो नेचुरल मेडिसिन है या नेचुरल थेरेपी